तो ये जो पीछे जनसैलाब देख रहे हैं, जो जनाधार देख रहे हैं, ये बसपा के प्रत्याशी पवन उपाध्याय के लिए है। और हम भी 330 के विधानसभा में तीसरी चुनाव यात्रा पे हैं। ये प्रत्याशी हैं और गांव तक आए हैं वोट की अपील करने के लिए। तो अब पूछते हैं सीधे तौर पे कि आखिर जब गांव में आए हैं, गांव का भ्रमण कर रहे हैं, तो क्या नीति है, कूटनीति है और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की बढ़ोतरी कितनी है। तो पहले बहुत बहुत बधाई आपको। चलते चलते ही बात करेंगे, सरल अंदाज में चाहेंगे, मुद्दा बता दीजिएगा। मेरा मेन मुद्दा यहाँ पे बेरोजगारी दूर करने का है, पड़ौना में बाईपास बनाने का है, गन्ना किसानों के लिए नई फैक्ट्री लगाने का है और पड़ौना के साथ जो छल किया गया है 15 वर्षों तक यहाँ पे स्वामी साहब मौर्य जी विधायक थे। आप सड़कों की हालत देख लीजिए, यहाँ के नगर की हालत देख लीजिए, हर जगह कहीं भी विकास नहीं दिखाई दे रहा। कहीं जाइए आपको हर जगह सड़क टूटी फूटी, हमारे बेरोजगार नौजवान सड़कों पे घूम रहे हैं। मेन मुद्दा बेरोजगारी का है, बेरोजगारों के लिए हमको रोजगार उपलब्ध कराना है। जिस गांव का आप भ्रमण कर रहे हैं, भारत का न्यू माना जाता है ये गांव, और जब न्यू में आप आ रहे हैं वोट की अपील करने के लिए, तो किस तरीके से देखते हैं इस गांव को? क्या लगता है कि गांव में अभी अव्यवस्थाओं का संचार या व्यवस्था एकदम लबालब भरा हुआ है? देखिए, अभी हम लोग मनसा चापर से बढ़ के आगे आए हुए हैं। कई जगह रास्ते टूटे फूटे मिले हुए हैं, हर जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है और इस गांव में इस क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है जो बिहार से लगा हुआ है। यहाँ पे किसी तरह का कोई विकास दिखाई नहीं देता है। हमारे जो भी नौजवान साथी हैं उनके लिए कोई रोज़गार नहीं है, वो अपना घर द्वार छोड़कर उनको देश विदेश कमाने के लिए जाना पड़ता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर जनता हमको अपना आशीर्वाद देती है तो मैं सबसे पहले अपने नौजवानों के लिए रोज़गार का साधन उपलब्ध कराऊंगा, क्योंकि मेरे नौजवान बच्चों को अपना घर छोड़कर विदेशों में काम करने न जाना पड़े। 330 को कितना करीब से जानते हैं आप? क्योंकि यहाँ के लिए दावेदारी है और यहीं के लिए आप वोट की अपील कर रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपको नेतृत्व मिले, ये जनता आपको नेता बनाए अपना। कितना करीब से जानते हैं? इस पड़ौना विधानसभा में मेरा जन्म हुआ है और पड़ौना शहर में मैं रहता हूँ। मैं कोई बाहर प्रतापगढ़ से या कहीं बाहर से नहीं आया हूँ, तो मैं पड़ौना की हर कमी, हर चीज़ों को भली भांति से वाकिफ़ हूँ। पड़ौना व्यायामशाला मेरा है अखाड़ा, जिसमें हर जात हर धर्म के बच्चे रहते हैं। शुरू से हम लोग समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और इस समय भारी तादाद में हर धर्म हर जात के लोग हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। अभी देखिए, हमारे साथ पड़ौना के पूर्व ब्लॉक प्रमुख जो बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी अब उनकी तबीयत खराब होने के बाद भी कैंपेनिंग कर रहे हैं, हमारे साथ घूम रहे हैं। और उनका आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि अपने ब्राह्मण लोगों से कह रहे हैं कि 2007 में जो आपने गलती किया और 2022 में मत दोहराइए। अपने घर के अपने बेटे का चुनाव करिए और चुनाव इस समय जातिगत समीकरण पे हो रहा है। अच्छा, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को कैसे देखते हैं? क्योंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जब बढ़ती हैं तो अपेक्षाएं और उपेक्षाएं अचानक से बढ़ जाती हैं। देखिए, मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं बस सेवा करने के उद्देश्य से जनता के बीच में आया हूँ। अगर जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, अपने बेटे को आशीर्वाद दिया, मैं अपने ब्राह्मण समाज में, अपने हर समाज में हर लोगों के पास जा रहा हूँ, तो जनता भी देख रही है कि जो प्रत्याशी 3 लोग मैदान में खड़े हैं सपा बसपा भाजपा के, उसमें कौन सुपर बढ़िया है, कौन काम करा सकता है, कौन क्षेत्र का विकास कर सकता है। फैसला जनता को लेना है। जनता अपने बेटे को इस बार जरूर चुनाव करेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। अच्छा, पड़रौना जो है वो दिल माना जाता है पूरे जिले का, तो उस दिल की राजनीति कैसे करेंगे आप? देखिए, पड़रौना दिल है और इस रविंद्र नगर जिला मुख्यालय पे मैं हमेशा रहता हूँ। वहाँ पे मेरा आवास है, पड़रौना शहर में भी आवास है। पूरे ज़िले से कोई भी अगर आएगा तो अपने विधायक से हर समय मिल सकता है। मैं हर समय सब सुलभ रहूँगा। कोई भी आएगा, कोई से पूरे ज़िले से कोई भी मेरा भाई बंधु किसी काम के लिए, तो मैं उनकी बात अधिकारियों तक पहुँचा सकता हूँ, उनके लिए लड़ सकता हूँ। और आज हमारा ब्राह्मण समाज भी इस बात को सोचने को मजबूर है कि उनके लिए भी एक मजबूत लाठी होनी चाहिए जो उनकी लड़ाई विधानसभा तक लड़ सके। जब गांव में आए हैं तो अपने पक्ष में वोट की अपील भी कर रहे हैं, और चूंकि अन्य खेमों के पार्टियां जो हैं वो किसी ब्राह्मण उम्मीदवार को नहीं लाया, लेकिन बसपा ने एक ब्राह्मण चेहरे को उतारा है। तो इस समीकरण में ये कितना फिट बैठ पाते हैं ये भी जानना जरूरी है। और चूंकि जातीय समीकरण पे कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव जो है कोलैप्स कर गया है, मेंटली सिनेरियो ये बन चुका है कि जातीय समीकरण पे कहीं ना कहीं चुनाव लड़ना भी है। और जनपद को क्या है नेताजी कि जनपद को चीनी का कटोरा कहा जाता है, जनपद को चीनी का कटोरा कहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इन खस्ती हालातों पर लोगों की नजर नहीं पड़ पाती है।
तो चीनी मिलों के लिए क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, मैंने पहले भी आपसे बताया है, यहाँ पे 2 चीनी मिली थी, कटकुइयाँ और पड़ौना, जो काफ़ी सालों से बंद पड़ी है। माननीय मोदी जी 2014 के लोकसभा चुनाव में रविंद्र नगर धूस में जिला मुख्यालय पे आए तो उन्होंने जनसभा किया था और उन्होंने वादा किया था किसानों से कि मात्र सरकार मेरी बनती है तो 90 दिनों के बाद, 90 दिनों के अंदर ही ये पड़ौना का जो चीनी मिल है इसको चालू कर दिया जाएगा। आज के आप मिल की स्थिति आप देख रहे हैं, तो यहाँ गन्ना किसानों के साथ छल किया गया है। हमारे गन्ना किसान भाई अपना गन्ना औने पौने दामों पर बेच रहे हैं। तो मैं आप लोग इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं नई चीनी मिल लगाने के लिए पूरा संघर्ष करूंगा कि नई चीनी मिल लगे जिससे हमारे गन्ना किसानों को लाभ पहुंचे। पूरे जिले में नेताजी एक ट्रेंड चल रहा है अभी, जो हमारे एमएलए पद के दावेदार हैं उनको पता ही नहीं कि आखिर एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो थोड़ा सा आप बताइए। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए, ये आप लोग पूछ रहे हैं, सही बात है, लेकिन हमारे जो भी नेता हैं उनको इसका होना जानकारी होना चाहिए। लेकिन ठीक है, आप लोगों ने पूछा तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमारे बहुत लोग, देखिए, जो जनता जो चुनाव करती है तो ये सामान्य ज्ञान की बात नहीं है, लेकिन आप पूछे तो मैंने आपको उसका जवाब दे दिया है। असल में तमाम दावे होते हैं, तमाम वादे होते हैं, उसके बाद एक नेता, एक जनप्रतिनिधि चुना जाता है, लेकिन बार बार जनता जो है ठगी जाती है, इसलिए सवाल उठाना बड़ा वाजिब होता है कभी कभी। नहीं, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए का फुल फॉर्म यही होता है। जैसे अगर जीत जाते हैं अगर आप, तो सर्वप्रथम क्या काम करेंगे आप अपने जनपद के लिए, या जो विधानसभा है, जनपद के लिए नहीं, विधानसभा के लिए? विधानसभा के लिए मेरा पहला काम है बेरोजगारों के लिए कि बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए, और दूसरा अब यहाँ पड़ौना का जो जाम की स्थिति है इसको बाईपास बनाया जाए कि यहाँ पे जो बाईपास की नहीं है, जिसके वजह से हमारे क्या नाम है, जो दिन रात सड़कों पे जाम लगी रह रही है, हमारे जो भी क्या नाम है लोग हैं जाम में घंटों फंसे रह रहे हैं। तो इस जाम की स्थिति दूर करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले बाईपास की आवश्यकता है। अच्छा, जैसे तमाम ऐसे लड़के हैं जो हुनर रखते हैं किसी ना किसी काम में, या किसी ना, जैसे संगीत में, कोई पढ़ाई में, कुछ किसी में, वो टैलेंटेड बच्चे निखर के उभर नहीं पाते हैं कहीं ना कहीं। उनके लिए चूंकि तमाम नेता वर्ग काम ही नहीं कर, सोचता भी नहीं उनके लिए। देखिए, मेरा पहला मोटो यही है कि अगर जनता हमको आशीर्वाद देती तो मैं बेरोजगारों के लिए काम करूंगा। जो भी छात्र, जो भी लड़का जो हमारे क्षेत्र का है, अगर वो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, मान लीजिए अपने क्या नाम है नौकरी करना चाहता है या रोजगार करना चाहता है, तो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है तो उस क्षेत्र के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए मैं उसके लिए पूरा सहयोग करूंगा। जैसे डूबती नैया पे आप सवार हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी जो है जिले में गायब सी नज़र आती है, और अचानक से आपकी एंट्री होती है तो कहीं ना कहीं दारोमदार बढ़ गया, और अचानक से बहुजन समाज पार्टी और भाजपा आपस की टकराव में आ गया, राजनीतिक टकराव में कहीं ना कहीं आप फाइट में आ गए अचानक से। देखिए, ये खाली मीडिया द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी की डूबती हुई नाव है, लेकिन आपको लग रहा होगा जितने भी हमारे दलित समाज के लोग हैं, चाहे जितने भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी, पूरी ताकत से बहन जी को मायावती बनाने के, बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा झोंक दिया है। और आज कहीं ना कहीं अन्य दलों को लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी भारी तादाद में सीट जीत के आ रही है। अच्छा, विपक्ष जो है रोजगार पे बार बार सवाल उठाता है कि रोजगार नहीं मिल पा रहा है, लड़के बेरोजगार हैं, तो संसाधन कैसे विकसित करेंगे आप विधानसभा स्तर पे? अगर आपको नेतृत्व मिलता है, आपको लोग नेता चुन लेते हैं, अपना आपको प्रतिनिधित्व सौंप देते हैं, तो देखिए, यहाँ के नेता कुछ करना नहीं चाहते हैं। सरकार के पास कई योजनाएं ऐसी हैं जिससे हम उस योजनाओं पे काम करके अपने बेरोजगार साथियों को, बेरोजगार बच्चों को रोजगार दिलाने काम करेंगे। कुटीर उद्योग है, आपका पशुपालन है, मुर्गी पालन है, अन्य कई रोजगार के साधन हैं। अगर उनको नौकरी नहीं लगती है तो इस सब मुद्दों पे काम करके उनको रोजगार दिलाया जा सकता है, जिससे उनको यहाँ पे देखिए संसाधन बहुत है जी। अगर मान लीजिए हमारे यहाँ देखिए गांव-गांव में केसर लगे हुए हैं, गुड़ उद्योग है, अगर उसको सही ढंग से किया जाए, उसमें भी रोजगार के बहुत साधन हैं, रोजगार के बहुत अवसर हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं धीरे सबको अपने बच्चों को ट्रेंड करूँगा कि वो इसी सब चीज़ में अपना रोजगार उपलब्ध हो, उनको कमाने के लिए बाहर न जाना पड़े। अच्छा, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, किस हद तक इस बात पर विश्वास रखते हैं? देखिए, संभावना कुछ भी हो सकता है। आज भारी तादाद में ब्राह्मण समाज द्वारा हमको
आशीर्वाद मिल रहा है और मैं ब्राह्मणों के बीच में जा रहा हूँ, अपने लोगों के बीच में जा रहा हूँ कि जब 2007 में आपने जो गलती दोहराया उसको 2022 में मत करिए। अपने समाज के अपने बेटे को आप नेता बनाइए, क्योंकि वही आपकी लड़ाई लड़ सकता है। कुछ देर पहले आपने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य 15 साल से विधायक रहे हैं यहाँ पे, कहीं ना कहीं आप जिस पार्टी में उस पार्टी का दामन उन्होंने भी कभी थामा था और उस पार्टी से विधायक रहे वो। देखिए, बहुजन समाज पार्टी जितने भी आज आपको नेता बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, सब बहुजन समाज पार्टी की ही देन है। मौर्य जी जब बहुजन समाज पार्टी में थे तो उस समय वो यहाँ पे कैबिनेट मंत्री थे। यहाँ पे 2009 के चुनाव में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसपे उनको यहाँ के स्वामी प्रसाद मौर्य को RPN सिंह द्वारा हरा दिया गया था। फिर उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में चुनाव जीत गए। तो मेरे कहने का अर्थ है कि उसके बाद 3 बार लगातार जनता ने उनको अपना आशीर्वाद दिया, लेकिन विकास के नाम पर उन्होंने कोई काम नहीं किया। ये जो पीछे आपके युवा वर्ग दिखाई दे रहा है, कहते हैं कि भारत एक युवाओं का देश है, जो जनाधार दिख रहा है इन युवाओं का, जो आपके पीछे कहीं ना कहीं किसी उम्मीद की वजह से आपके साथ आए खड़े हैं इस समय। उनको लगता होगा कि हमारा नेता अगर जीतेगा तो शायद हमारे हित में काम करेगा, शायद युवाओं के लिए कुछ बेहतर शानदार तरीके से काम करेगा। तो ये इन युवाओं की उम्मीद पर कितना खरे उतर पाएंगे और क्या कुछ इन युवाओं के लिए? मैं शुरू में बताया हूँ कि मैं युवाओं के लिए, युवाओं को देखिए जो पढ़ लिख के निकल रहे हैं, कॉलेज से निकलेंगे, स्कूल से निकलेंगे, उनको रोजगार चाहिए। तो किसी नेता ने किसी रोजगार पे ये युवाओं के लिए काम नहीं किया है। मेरा मेन है कि अगर मेरे जो भी नौजवान साथी हैं, बेरोजगार बच्चे हैं, उनको रोजगार मिले, क्योंकि रोजगार मिलेगा तो भटकेंगे नहीं, अपने काम धाम में लगेंगे, अपने परिवार का ख्याल रखेंगे और देश आगे बढ़ेगा। 5 बार जो है भारत का न्यू यानी गांव का दारोमदार इनके कंधे पे रहा, क्योंकि ब्लॉक प्रमुख रहा है ये पडरौना से। तो नेताजी आए हैं, नेताजी के लिए क्या कहेंगे? नेताजी की मदद करेंगे, हर तरह से मदद करेंगे। क्या उम्मीद क्या है नेताजी से? उम्मीद लड़ाई में है, उम्मीद का है। चुनाव तो चुनाव है, लड़ाई में है। आशीर्वाद रहेगा नेताजी? लो साथ हैं कि आशीर्वाद है। चलिए, तो जैसे नेताजी जो है आपके साथ बैठे हैं, माला भी आप पहने हैं, तो किस तरीके से आशीर्वाद देंगे नेताजी को? आशीर्वाद क्या हमारा, मैं तो 27 वर्ष से बहुजन समाज पार्टी में हूँ और आप बहुजन समाज पार्टी के सिपाही बन करके आए हैं बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा, तो मैं आपके साथ तन से मन से लगा हुआ हूँ। जैसे कुछ ना कुछ उम्मीद जागृत होती है कहीं ना कहीं कि हमारा जो नेता होगा, जो हमारा प्रतिनिधित्व करेगा, जो विधानसभा के लिए आवाज़ उठाएगा, उसके लिए कुछ ना कुछ उम्मीद होती है जरूर अंदर। हाँ, देखिए उम्मीद तो बहुत है। इनके अनुसार सबसे पहले सड़क की बात कर रहे हैं आप, सड़क की बात, दूसरी जनता को बहुत उम्मीद है, हमको भी उम्मीद है कि जितना पडरौना में जा कर के देख लीजिए, पडरौना में गली गली इतना टूटी सड़कें पड़ी हुई हैं कि 5 मिनट में जिस रास्ते को अचीव कर सकते हैं वो कुछ नहीं तो 1 घंटा लग जा रहा है। तो सबसे पहली प्राथमिकता इनकी ये होगी कि पडरौना की सारी सड़कों को 1 नंबर। दूसरा, आप कह रहे हैं कि गन्ने की व्यवस्था के लिए मैं कोई न कोई व्यवस्था करूंगा। एक वैकल्पिक व्यवस्था जरूर होगी जिससे यहाँ गन्ना किसान ठीक ठाक से रहें और खुशहाल रहें। गांव में आगे बढ़ रहे हैं नेताजी, जो है वोट की अपील कर रहे हैं एक दूसरे से। आपने जो लोग हैं गांव के, उनसे वोट की अपील कर रहे हैं। पडरौना में कहा जा रहा है कि जो लड़ाई है वो भाजपा वर्सेस सपा में है, तो कितना सत्य है ये इनके तमाम जो समर्थक इनके साथ चल रहे हैं इनसे पूछते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि पडरौना में जो है भाजपा और सपा के बीच लड़ाई है, बाकी खेमे के लोग लड़ाई से काफ़ी दूर हैं। वो जो लोग कह रहे हैं वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। अभी पिछले विधानसभा 2017 में जो हुआ है वो बहुजन समाज पार्टी जनपद के हर सीटों पे दूसरे नंबर पे रही है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की अलायंस तीसरे नंबर पे रही है। और हम पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी से परसेंटेज में ज़्यादा वोट पाई है और कुशीनगर जनपद या पडरौना विधानसभा में हम दूसरे नंबर पे रहे हैं, कसिया में दूसरे नंबर पे रहे हैं, तमकुई राज में दूसरे नंबर पे रहे हैं, हाटा में दूसरे नंबर पे रहे हैं, रामकोला और खड्डा में दूसरे नंबर पे रहे हैं। ये अनर्गल बात है। बहुजन समाज पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। इस बार बहुत ही मजबूत कैंडिडेट हम लोगों को मिला है ब्राह्मण समाज का पूरा सहयोग हम लोगों के साथ मिल रहा है। कहीं कहीं उम्मीद है आप में? उम्मीद नहीं है। नेताजी देखिए क्या है, चलते चलते ये जो नाली दिख रहा है आप, ये गांव की मूलभूत सुविधाएं हैं। ये जो है गांव की मूलभूत सुविधाओं में आता है। जैसे पानी निकालने का कोई संसाधन विकसित नहीं हो पाता है, ये गांव की
ज़बरदस्त समस्याओं में से एक आता है। इसके निदान और निष्कर्ष के लिए ना प्रधान आगे आते हैं, ना जिला पंचायत सदस्य आगे आते हैं, ना सांसद, ना विधायक, कोई आगे नहीं आता है। जिसके कारण ये होता है कि आए दिन आप देखते होंगे कि टकराव होते हैं, झगड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका ये मूलभूत सुविधा है ना सर, इसको तो मिलना चाहिए ना। देखिए, ये हम लोग का जो गांव है, जी। आप देखते होंगे कि गांव के अगल बगल चारों तरफ से खेती की ज़मीन है, खेत है। तो यहाँ पे ये ड्रेन बनाने की आवश्यकता है कि जिससे जो नालियों से पानी निकल रहा है वो खेतों में जाकर सूख जाता है। तो इसके लिए हम लोग भी काम करेंगे कि ये जो पानियाँ नाली बनी हुई है तो इसको सही ढंग से सुचारू रूप से ऐसा बनाया जाए कि किसी ड्रेन में जाके नाली का पानी गिर जाए, कि आपस में किसी के बीच में तकरार ना हो, और सड़कों का पैमाइश सही ढंग से कराया जाए कि जितनी सड़कें कागज़ में मौजूद हैं उस पर सड़कों का कोई इंक्रोचमेंट ना करे, सड़कों पे कोई कब्जा ना करे। अच्छा, स्वच्छ भारत मिशन अभियान को कैसे देखते हैं, क्योंकि ये जो है सरकारों का मेन काम रहा है, प्रमुख कामों में से एक रहा है। देखिए, स्वच्छ भारत अभियान योजना तो अच्छा था, लेकिन धरातल पे कहीं आपको दिखाई नहीं देता है। अभी हम पीछे घूम रहे थे, सड़कों पे गंदगी आज भी दिखाई दे रही है। क्योंकि ये बताइए, 10,000 रुपया दिया जा रहा है शौचालय बनाने के लिए, तो 10,000 रुपये में शौचालय बन ही नहीं पा रहा है। तो कम से कम इतना पैसा दिया जाए जो सही ढंग से बने कि उसको जो हमारे लोग हैं उसको इस्तेमाल कर सकें। और छोटा छोटा शौचालय बन रहा है आज। सारे शौचालय अगर आप जाके देखिए, किसी भी गांव में 200-400 इतना बजट आया था बनने के लिए, तो किसी गांव में कोई शौचालय दिखाई नहीं दे रहा, सब टूट के ध्वस्त हो चुका है। जैसे कानून व्यवस्था पे क्या कहना चाहेंगे, सीधे तौर पे पूछे तो कानून व्यवस्था किस तरीके की? आपने बहन माती जी का कार्यकाल देखा होगा 2007 से 2012 तक। उनके समय में जितनी कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त थी, आज आपको खाली भाजपा का बड़बोलापन है, कहीं कानून व्यवस्था नहीं है। गोरखपुर में अभी आपने देखा है कि होटल में एक व्यापारी की हत्या कर दी गई। तो ये लोग सिर्फ मीडिया में कानून व्यवस्था दिखा रहे हैं, धरातल पे कहीं कोई कानून व्यवस्था नहीं है। हमारी बहन जी ने जब 2007 से 2012 तक उनकी सरकार थी, भारी पैमाने पर सफाई कर्मियों की नियुक्ति की। वो सब जन हिताय, सब जन सुखाए के अपने नारे पे काम करती हैं। अगर वो चाहती तो सिर्फ वाल्मीकि समाज के लोगों की नियुक्ति कर देती, लेकिन उन्होंने सबके लिए नियुक्ति किया। आज कम से कम 2 लाख परिवार उससे जी खा रहे हैं और उनका परिवार भरण पोषण हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने समय दिया। धन्यवाद। आज चूँकि दिन भर हम इसमें लगे रहे कि जो नेता वर्ग आपके दरवाजे तक आ रहा है, आपसे वोट की अपील कर रहा है, तो आखिर मुद्दा क्या है, किन मुद्दों को लेके आपके बीच आ रहे हैं, विधानसभा की राजनीति आखिर किस तरीके से करेंगे, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को कैसे देखते हैं। और चूंकि चुनाव जो है और चुनाव की अटकलें जो हैं, देखिए कहते हैं कि राजनीति में अटकलों का बाजार कब गर्म हो जाए इसका अंदाज़ा नहीं लग पाता। तो कहीं ना कहीं संभावनाओं और असंभावनाओं के बीच ये प्रत्याशी आपके गांव तक आए हैं, तो चुनना आपकी जिम्मेदारी है। चुनिएगा ज़रूर, ये आपका वोट है, आपका फैसला रहेगा। लेकिन फिलहाल इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।